नमस्कार, वीकली टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली टॉपिक्स जहां पर हम बातचीत करते हैं इस पूरे हफ्ते के हालचाल पर, किस तरह की स्थितियां रही और उस हालचाल के बाद अब आपको किन शेयरों पर बेट करना है। हमारे साथ दो जानकार हर बार की तरह मौजूद रहते हैं जिनसे हम चर्चा करते हैं मार्केट्स को लेकर भी और उनसे हम चर्चा करते हैं आने वाले समय में किन शेयरों पर आप बेट कर सकते हैं उसको लेकर भी। आज भी हमारे साथ मेहमान रहेंगे दो, एक हमारे साथ नरेंद्र सर मौजूद रहेंगे चर्चा करने के लिए जिनसे हम बातचीत करेंगे, और सनी सर भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कौन कौन से स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए और कौन कौन से मोमेंटम है जिनको वो गैदर कर रहे हैं। लेकिन उन दोनों से बातचीत करने से पहले एक बार मार्केट्स देख लेते हैं कि ये हफ्ता बाजार के नाम थोड़ा सा ट्रबलसम रहा। शुक्रवार तक यानी जो क्लोजिंग है उस तक के अगर बाजार की बात की जाए तो करीब करीब सेंसेक्स 1.5% गिरा, निफ्टी भी करीब 1.25% के आसपास तक की गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी ये ज़्यादा बड़ा सीवियर डैमेज था। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स के बाद प्रेशर बना और वो प्रेशर बाजार को 4.5% तक का एक फॉल बैंक निफ्टी के अंदर दे गया। मिड कैप हालांकि डैमेज उतना नहीं थे, 0.5% के आसपास का डैमेज यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा और स्मॉल कैप इंडेक्स भी इसी तरह के एक प्रेशर में रहा। लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट मार्केट को किया आईटी ने, 1.5% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। पीएसयूज ने जो कि लगातार तेजी के साथ कामकाज ही कर रहे हैं, करीब 1.5% के आसपास की बढ़त वहां रही और इंफ्रा भी करीब 1-1.5% के आसपास की बढ़त के साथ देखने को मिला। हालांकि जो ओवरऑल प्राइवेट बैंक्स हैं वहां पे 4-4.5% के आसपास का डिप आता हुआ दिखाई पड़ा। रियल्टी में गिरावट रही, मेटल में गिरावट रही, मीडिया ऐसा स्पेस रहा जहां पे कुछ हद तक प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल मार्केट्स के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा कमजोरी साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ा। अब यहाँ के बाद आगे की सिचुएशन क्या रहेगी इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। दोनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो सनी सर से तो हम चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ हमारे साथ नरेंद्र सर भी मौजूद होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। तो नरेंद्र सर, पहले तो एक व्यू आपका मार्केट में चाहूंगा। बहुत समय से उम्मीद लग रही थी बाजार में कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आनी चाहिए। क्या ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग थी या ये आगाज हो गया बाजार के रिवर्सल का? कैसे रीड कर रहे हो आप? जी गुड इवनिंग। जी जहां तक आप मेजर इंडिसेस स्पेशली एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आने के बाद की अगर बात करें तो डेफिनेटली वहां पे काफी गिरावट मिली और हमको अच्छे खासी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। लेकिन आप अंडरलाइन जो ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पे अभी भी जो मोमेंटम है या जो सेंटिमेंटली जो पॉजिटिव टेलविंड्स है वो बरकरार है और जितने भी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स है वहां पे अभी भी काफी पॉजिटिव साइड में मूव है। तो उस हिसाब से उनमें गिरावट नहीं है तो ब्रॉडर मार्केट्स काफी स्ट्रांग है फिलहाल। लेकिन हाँ, जो मेजर जो फ्रंट लाइंस है वहां पे काफी प्रॉफिट टेकिंग आ चुकी है। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन ड्यू है जो कि हम आने वाले दिनों में देखेंगे। जी नहीं तो नरेंद्र सर, जो ये बैंक का डैमेज था, बैंक निफ्टी का डैमेज, ये बहुत ही सीवियर था। एटलीस्ट एचडीएफसी बैंक के लिए तो बहुत ही सीवियर था जो पूरे उसमें स्प्रेड आउट हो गया। तो क्या मानते हो कि बैंक की अंडर परफॉर्मेंस अभी प्रिवेल करेगी निफ्टी के सामने या फिर थोड़ा अब संभलना चाहिए बैंक को? जहां तक एचडीएफसी बैंक की बात है वहां पे जो मर्जर के जो इश्यूज हैं वो अभी भी दिख रहे हैं कि पूरे फेस आउट नहीं हुए हैं और शायद बैंक को 1-2 क्वार्टर और लग सकता है। तो जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि थिंग्स इंप्रूव होनी चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं दिखी जैसा कि एनआईएम्स में दिखा। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे जो मेजर इरोजन आया है वो मल्टीपल्स में आया है। तो मल्टीपल्स में थोड़ा सा डीरेटिंग आया है मर्जर इश्यूज के जो टीदिंग इश्यूज है उसको लेके, और मेरे ख्याल से 1-2 क्वार्टर और कंटिन्यू रहेगा जब तक बैंक्स थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाना शो नहीं करता। सनी भाजी, आप क्या मान रहे हो? मार्केट्स को देख के क्या करना चाहिए? क्योंकि बैंक्स ने थोड़ा मूड तो खराब कर दिया मार्केट का। अभी क्या सिचुएशन लग रही है आपको बाजार की? क्या करना चाहिए मार्केट्स में? या डेफिनेटली सुमित जी, कहीं ना कहीं मार्केट में जो एक फ्रॉड था जो 22,100 के निफ्टी के लेवल्स के आसपास लग रहा था, कहीं ना कहीं वो पुल ऑफ हुआ है। हालांकि मार्केट को बहाना एचडीएफसी बैंक के नतीजों का मिला करेक्ट होने का, बट कंसोलिडेशन एक जरूरी भी था और एक मुझे लगता है कि हेल्दी करेक्शन भी है, हेल्दी कंसोलिडेशन भी है। बट हैविंग सेड दैट, जिस तरह से अभी डिस्कस किया गया कि अंडर करंट मार्केट में काफी स्ट्रांग है, तो एक डेटा पॉइंट में शेयर करना चाहूंगा। अगर आप बीएससी में 52 वीक हाई की सूची देखेंगे तो डेली तकरीबन कोई भी मार्केट का सिनारियो हो, 300 से 450 स्टॉक तकरीबन 52 वीक हाई दर्ज कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो अंडर करंट काफी स्ट्रांग है मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप साइड में। हालांकि फ्रंट लाइन इंडाइसेस में डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक पुल ऑफ हुआ है और उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि वैल्यूएशन जो अगर हम देखें कि निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है तकरीबन 20-21 के आसपास चल रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड पे।
तो वहाँ कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कंफर्ट नहीं लगता है, और उसी के चलते मुझे लगता है कि फ्रंट लाइन में करेक्शन हुआ है। अगर बट जिस तरह से अब Q3 के नतीजे पैन आउट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि अब बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो चुका है। जहां नतीजे अच्छे आ रहे हैं, आउटलुक अच्छा है, वहां डेफिनेटली मार्केट उसको रिवॉर्ड भी कर रहा है। और जहां नतीजे खराब है और आउटलुक साथ ही साथ कुछ अच्छा नहीं है, तो मार्केट उसे पनिश भी कर रहा है। तो वोलेटिलिटी डेफिनेटली यहाँ से थोड़ी बढ़ी हुई ही रहेगी। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेना होगा, जहां कंपनीज के नतीजे अच्छे रहेंगे, आउटलुक बेहतर रहेगा, वो सेक्टर और उन्हीं कंपनीज पे हमारा ध्यान केंद्रित करना होगा। जी। तो सनी पाजी क्या लगता है बैंक वर्सेस आईटी, क्योंकि बैंक वीक साइड पे चला गया, आईटी के 2-3 नंबर इतने स्ट्रांग आ गए कि वो स्ट्रेंथ साइड पर आ गया, तो क्या सिचुएशन रिवर्स होगी? जो एक समय तक हमने देखा है कि आईटी वीक था, बैंक तेज था, अब आईटी तेज होगा, बैंक वीक होगा, कुछ ऐसा सिचुएशन दिख रहा है क्या? सुमित जी, मुझे लगता है कि हालांकि आईटी कहीं ना कहीं एक अंडर ओन सेक्टर था, और जब हल्की सी एक बोलते हैं ना एक रोशनी दिखी, तो मार्केट ने उसे लैपअप किया। बट अभी भी आईटी में एटलीस्ट जो Tier 1 कंपनीज हैं, उसमें भी अभी भी ऐसा ही कुछ बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। वहां भी मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर और लगेंगे, जहाँ डिमांड एनवायरनमेंट काफी इंप्रूव होगा। तो FY 25 जहाँ हम देख रहे हैं कि आईटी कंपनीज की जो Tier 1 कंपनीज हैं, उसमें ग्रोथ मे बी 8 to 10%, मे बी 8 to 12% काइंड ऑफ अर्निंग ग्रोथ शायद देखने मिले। तो आईटी में भी मुझे लगता है कि एक जो लेग ऑफ रनअप होना चाहिए था, स्पेशली ऑन Tier 1 आईटी कंपनी, वो हो चुका है। बैंक डेफिनेटली एचडीएफसी प्रेशर में है, बट अगर मैं आज इंडसइंड बैंक के नतीजे देखता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई बहुत सिचुएशन खराब है। ये एक वेल नोन फैक्ट है कि सभी बैंक के निम है टू सम एक्सटेंट प्रेशर में रहेंगे, जिस तरह से कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से आरबीआई कहीं ना कहीं एक स्पीड ब्रेक, कहीं ना कहीं एक रोक लगा रहा है कि एग्रेसिव क्रेडिट ग्रोथ एक सर्टन सेक्शन में नहीं होना चाहिए। बट हमें जब भी अब ये रेट कट की बात स्टार्ट होगी, मे बी 3 मंथ डाउन द लाइन, 6 मंथ डाउन द लाइन, उस वक्त फिर से अब नीम एक्सपेंशन की बात होने लगेगी। तो मुझे लगता है कि अभी भी कुछ चुनिंदा बैंक्स हैं जहां वैल्यूएशन ठीक है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंक्स को पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। और आईटी साइड में अगर किसी को बैट करना है, तो आई विल स्टिल लाइक टू गो अहेड विद सम मिड साइज आईटी कंपनी, जहाँ रिलेटिवली ग्रोथ फास्टर है। तो जैसे ER&D सर्विसेज हो गया, KPIT, सायंट, टाटा टेक्नोलॉजीज। हालांकि यहाँ भी वैल्यूएशन बहुत ऊंचे है, बट रिलेटिवली सिंस ग्रोथ फास्टर है, तो वैल्यूएशन थोड़े जस्टिफाई हो जाएंगे। चलिए, तो अब मार्केट्स पे तो बातचीत हो गई, अब स्टॉक स्पेसिफिक की बातचीत कर लेते हैं। नरेंद्र से शुरुआत करो, पहला नाम, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में पिक एंड चूज करना बहुत जरूरी है। पिक एंड चूज है, पहला नाम क्या चूज किया आपने? जी, पहला हमारा लार्ज कैप स्टॉक है, फाइनेंशियल सेक्टर से ही है। कंपनी का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प, और कंपनी का जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट भी डिक्लेयर किया है, वो भी बहुत ही शानदार है, जहाँ पे 58% का वाई ग्रोथ दिखा है कंपनी के एयूएम के अंदर। और कंपनी के जो नए जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स हैं, स्पेशली जो डिजिटल सोर्सिंग है कंपनी की, वो बहुत ही बेहतरीन है। और जो मेथड्स जो कंपनी एम्प्लॉय कर रही है डिजिटल सोर्सिंग के, उसमें काफी अच्छा कंपनी को रिजल्ट्स मिल रहा है। और जहां तक अगर आप एनआईएम्स और जो अंदर के फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें, तो बहुत ही स्टेबल और स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे कंपनी बैठी है, और बेस्ट इन क्लास कैपिटल एंड स्टेबल एसेट क्वालिटी कंपनी ने डेमोन्स्ट्रेट करी है ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो इसमें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। और इसमें हमारा जो एस्टिमेट है वो है 40% एयूएम ग्रोथ FY 26 कंपनी मेंटेन कर सकती है डेफिनेटली। और हमारा जो टारगेट होगा इसमें 595 रुपीज का होगा। तो 595 के टारगेट्स के लेने करीब करीब 20% का अपसाइड यहाँ पर आप देख सकते हैं पूनावाला फिनकॉर्प में, और खरीदारी करके चल सकते हैं। ये नरेंद्र सर की तरफ से एक राय आई है। सनी पाजी, आपकी तरफ से लार्ज कैप? मेरे तरफ से पहला पिक रहेगा कोल इंडिया। माइनिंग सेक्टर की कंपनी है, काइंड ऑफ मोनोपोली है कोल बिजनेस में। करंट मार्केट प्राइस 382 है, और प्राइस टारगेट रहेगा 450 का, विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें, तो महारत्ना कंपनी है, वन ऑफ द मोनोपोली है प्रोमिनेंट कोल सेक्टर में। इनके जो प्रोडक्शन है, वॉल्यूम है, हमें लगता है कि FY 24 में तकरीबन 780 मिलियन टन रहेंगे, जो बढ़ करके हो जाएंगे 1000 मिलियन टन इन FY 26। तो एक अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ हम कोल इंडिया के में आते हुए देखेंगे। और इसका मुख्य कारण ये है कि गवर्नमेंट का भी काफी सपोर्ट रहेगा यहाँ। जिस तरह से थर्मल पावर का जो कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो एक कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई कोल की होना काफी जरूरी रहेगी।
एट द सेम टाइम कंपनी ने काफी सारे कॉस्ट इनिशिएटिव लिए हैं कॉस्ट सेविंग मेजर्स पे, उसका इम्पैक्ट हमें अगले 2 साल में आते हुए दिखेगा। नए कारोबार की बात करूं तो लिथियम माइनिंग एक नया कारोबार है जहां कंपनी फोरे कर सकती है। ऑब्वियसली अगर माइनिंग का जो ब्लॉक है लिथियम का वो एलोकेट होगा तो। एक रिसेंटली आज आज भी एक खबर थी कि कंपनी जो थर्मल पावर है उसमें कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करेगी। हालांकि इसके चलते कहीं ना कहीं थोड़े से आरओई आरओसी प्रेशर में आएंगे, बट मुझे लगता है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। वैल्यूएशन के लिहाज से भी चीप है। ईवी बिटा पे बात करूँ तो FY 25 में 5 से 6 टाइम्स ईवी बिटा पे चल रहा है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, 6% का डिविडेंड यील्ड है। एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड मुझे लगता है कि एट करंट मार्केट प्राइस लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में के लिहाज से लेना चाहिए। चलिए, तो कोल इंडिया एक बढ़िया डिविडेंड यील्ड तो है ही स्टॉक की, ऑलरेडी कैश जनरेटिंग मशीन है गवर्नमेंट के लिए भी और आम तौर पर निवेशकों के लिए भी रहा है। 450 के टारगेट्स के लिए नए अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई पड़ेगा कोल इंडिया, ऐसा सनी सर का मानना है। नरेंद्र सर, दूसरा नाम आपकी तरफ से। जी, हमारा दूसरा मिड कैप स्पेस से नाम है और कंपनी का नाम है वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड। और कंपनी के बिजनेस की बात करें तो लीडिंग पाइप मैन्युफैक्चरर्स है कंपनी, ऑयल एंड गैस सेक्टर, वाटर ट्रांसमिशन सेक्टर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इन सब में जितनी भी पाइप्स लगती हैं, चाहे वो सीमलेस हो, आर्क वेल्डेड हो या डक्टाइल आयरन पाइप्स हो, ये सब कंपनी बनाती है। और कंपनी ने अभी जो लेटेस्ट में एंट्री करी है वो डक्टाइल आयरन पाइप्स के अंदर, वो भी जो गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और जो जल का जो प्रोग्राम है डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने का, उसमें काफी बेनिफिशियल रहेगा कंपनी के लिए। और कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है, 1 लाख टन से कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा कंपनी का बिजनेस के लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है। यहाँ पे हमारा जो टारगेट होगा इसमें 700 रुपीज का होगा। और इसमें एक खास बात और है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको सपोर्ट मिला इस पूरे सेक्टर को एंटी डंपिंग ड्यूटी के तरह से, वो भी काफी अच्छा जो प्राइसेस है उनको स्ट्रेंथ देने में हेल्प करेगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रह सकते हैं 700 के टारगेट से। तो 700 के टारगेट के लिए आप वेल्सपन कॉर्प को देख सकते हैं। पाइप स्पेस की एक कंपनी है और अच्छे ऑर्डर इनफ्लोज रिसेंटली में देखे भी हैं। अगर आप पिक करना चाह रहे हो स्पेस की कंपनी तो इस कंपनी को आप आधार मान सकते हो। सनी बाजी, आपकी तरफ से दूसरा नाम। मेरे तरफ से दूसरा नाम रहेगा उषा मार्टिन। करंट मार्केट प्राइस 339 रुपीज है। एट करंट मार्केट प्राइस कंपनी का मार्केट कैप है 10,300 करोड़ और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 400 का विद इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करते हैं तो इंडिया की नंबर 1 स्पेशलिटी वायर रोड सोल्यूशन प्रोवाइडर है और वर्ल्ड में भी ग्लोबली ऑल्सो उनका यूएस और यूरोप में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी का। जो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये जैसे लिफ्ट हो गया, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एप्लीकेशन में यूज होती हैं वायर रोड जो है ये। और इसका जो ग्रोथ ट्रिगर है, हमें लगता है कि काइंड ऑफ टर्न अराउंड स्टोरी रही है उषा मार्टिन, जहाँ हमने देखा कि इन्होंने अपना स्टील का कारोबार बेचा, उसके बाद बैलेंस शीट डिलीवरेज करी और जब पिछले 1-2 साल जो था कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का फेज था और अब ये कंपनी ग्रोथ फेज में जा रही है। इनका एक नया कैपेसिटी है जो कमीशन हुई है 47,000 मेट्रिक टन पर एनम की स्पेशलिटी रोड की। Q3 में कमीशन हुई थी और इसका बेनिफिट जो है Q4 और नेक्स्ट ईयर में कहीं ना कहीं आते हुए दिखेगा। इसके चलते हमारा ये मानना है कि कंपनी अगले 2 से 3 साल तक 15 से 18% रेवेन्यू केगर रिपोर्ट करेगी। अगर मार्जिन की बात करता हूँ तो काफी स्टेबल मार्जिन कंपनी रिपोर्ट करती है, 18% के आसपास के मार्जिन इसमें कंसिस्टेंटली आते हैं और पिछले क्वार्टर का भी नतीजे काफी अच्छे थे और हमें ये उम्मीद है कि Q3 के नतीजे भी काफी अच्छे रहेंगे। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करता हूँ तो तकरीबन 21 टाइम्स FY 25 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ तो कंपनी ने FY 23 में 351 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। हमारा ये मानना है कि FY 25 में कंपनी तकरीबन 500 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगी और ROE तकरीबन 20% के आसपास रहेगा उषा मार्टिन। तो उषा मार्टिन करीब करीब 10-10.5% की बढ़िया तेजी थी, लेकिन 400 रुपए के अपसाइड के लिए आप स्टॉक को अदरवाइज चुन सकते हैं। एक अच्छे पिकअप के लिए, एक अच्छे नंबर्स के लिए आप इसे ध्यान रखेंगे। नरेंद्र सर, तीसरा नाम भी लगे हाथ, बताई दीजिए कौन सा स्टॉक आपने चुना। जी, तीसरा जो स्टॉक हमारा स्मॉल कैप स्पेस से है, कंपनी का नाम है अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड और कंपनी प्रोसेस इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने में काफी
एक्सपीरियंस्ड है। और ये इक्विपमेंट का मतलब होता है जितने भी केपेक्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जो कि प्रोसेस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो सभी इक्विपमेंट कंपनी प्रोवाइड करती है। और कंपनी के अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो 872 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे उसमें जो रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 240 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो आया था, वो बहुत ही स्ट्रांग है। और कंपनी का केपेक्स भी कर रही है कंपनी, जो कि इनका जो हीट एक्सचेंजर का बिजनेस है उससे डाइवर्सिफाई अवे करने के लिए। और इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी कंपनी को काफी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, जो कि कंपनी को नॉट ओनली मार्जिन इंक्रीज करने में सहायता करेगा, बल्कि कंपनी में एक री रेटिंग का भी पोटेंशियल बनता है बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिफिकेशन। तो इसमें हमारा जो टारगेट है वो 3,568 रुपीज का है। तो अनूप इंजीनियरिंग ये अरविंद ग्रुप वाली कंपनी है ना नरेंद्र सर? जी। तो अरविंद ग्रुप की, अरविंद लाल भाई ग्रुप की कंपनी अनूप इंजीनियरिंग, जिसके ऊपर आप नज़र रखेंगे 3568 रुपये के टारगेट के लिए आप इसके ऊपर नज़र रखें। शायद अनूप इंजीनियरिंग उसी ग्रुप की है, लेकिन हाँ 3568 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसको अदरवाइज देख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते हैं अपनी छठी कॉल के ऊपर भी, स्मॉल कैप स्पेस की। कौन सी कॉल सनी पाजी ने पिक की है, छोटे से ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं वीकली टॉपिक्स और हम बातचीत कर रहे हैं नरेंद्र सर से, साथ ही साथ सनी सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं मार्केट्स को लेकर भी और उनकी इंडिविजुअल पिक्स को लेकर भी। 5 कॉल हम डिस्कस कर चुके हैं, एक कॉल और बाकी है। तो सनी सर आपकी तरफ से स्मॉल कैप आइडिया? मेरे तरफ से पिक रहेगा ऑटो सेक्टर से, वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 1672 है। एट करंट मार्केट प्राइस कंपनी का मार्केट कैप 13,400 करोड़ के आसपास है। और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 1950 to 2000 रुपीज ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर है। करंट कैपेसिटी कंपनी की 1500 बसेस बनाने की है। और फोर्थ क्वार्टर में, जो कि अभी जो जैन टू मार्च क्वार्टर है, इसमें ये जो कैपेसिटी है बढ़कर कर हो जाएगी, तकरीबन 5000 बसेस बनाने की कैपेसिटी हो जाएगी। और कंपनी ये जो कैपेसिटी है 10,000 बसेस तक ले जाने की क्षमता रखती है एग्जिस्टिंग प्लांट में ही। अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करता हूं तो सितंबर एंडिंग क्वार्टर में तकरीबन 8,200 बसेस ई बसेस की ऑर्डर ऑलरेडी कंपनी के पास है। और ई टिपर्स जो होते हैं, जो टिपर बड़े ट्रक होते हैं जो माइनिंग और उसमें यूज करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक टिपर कंपनी ने लॉन्च किए थे लास्ट ईयर, और उसके चलते 25 ई टिपर्स के भी ऑर्डर कंपनी के पास है। और हमारा ये मानना है कि ये जो ऑर्डर है, अब इसका एग्जीक्यूशन जो है अगले 12 से 18 महीने में काफी जोरों से इंक्रीज होगा, और इसी का एक कन्वर्जन जो है सेल्स में और प्रॉफिट में आते हुए दिखेगा। हालांकि पिछले 12 महीने के अगर मैं ट्रेलिंग 12 मंथ के सेल्स के आंकड़े देखता हूं तो तकरीबन 1150 करोड़ की सेल्स कंपनी ने दर्ज करी है और 80 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। बट जैसे जैसे कंपनी जो अपनी 8,000 बसेस का जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट करेगी, हमें लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आते हुए दिखेगी FY25 और 26 में। और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट है ये सेक्टर को इलेक्ट्रिक बस को लेकर के, जिसमें रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर लास्ट ईयर जब यूएस गए थे तो कहीं ना कहीं वहाँ एक डील साइन हुई थी कि यूएस इंडिया में जो ई बस के प्रोजेक्ट हैं उसकी फंडिंग करेगा। हमें लगता है कि उसके डील कंट्रोल भी काफी जल्दी अनाउंस हो जाएंगे, और उसी के चलते 5 से 10,000 नए बसेस का भी ई बसेस का ऑर्डर हम आते हुए देखेंगे मार्केट में। तो ई बस का प्ले है लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करना। 1950 एक बढ़िया टर्न अराउंड स्टोरी। पुराने प्रमोटर निकले थे, मेगा इंजीनियरिंग ग्रुप इसके अंदर आया था, और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड कंपनी ने दिखाया, उसके बाद से लगातार तेजी में स्टॉक रहा। तो 1900 साढ़े 1900 रुपये के टारगेट्स के लिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को आप देख सकते हैं। ईवी स्पेस का एक बड़ा प्ले है और हाइड्रोजन स्पेस को लेकर भी कंपनी काफ़ी कामकाज कर रही है। तो ये सब ट्रिगर के बीच में आप इसे देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सनी सर आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और नरेंद्र सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर राय रणनीति हमसे रखने के लिए। एक एक करके तमाम शेयर देख लेते हैं कौन कौन से शेयर जहां पर बेट करने की बातचीत है। तो नरेंद्र सर की तरफ से जो पहले सनी सर के 3 शेयर आ जाएंगे, उसमें कोल इंडिया के साथ उन्होंने शुरुआत की है, जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं 450 रुपये के टारगेट्स के लिए। इसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। मिड कैप में से उषा मार्टिन, इसको आप आधार मान सकते हैं। उनका मानना है कि उषा मार्टिन के अंदर भी एक अच्छी तेजी रह सकती है करीब 400 रुपये के टारगेट्स के लिए। और स्मॉल कैप में से ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये तीसरा नाम है जिसके ऊपर आप बेट
कर सकते हो लॉन्ग साइड के लिए। इसके अलावा अब जो नरेंद्र सर की तरफ से 3 स्टॉक हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहां पर पूना वाला फिनकॉप के ऊपर बेट किया करीब 595 रुपए के टारगेट्स के लिए। उनका यह भी मानना है कि आप लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस को देख सकते हो कुछ और वेल्सपन कॉर्प जैसी कंपनियों पर, जहां पर आप 700 रुपए के टारगेट्स देख सकते हैं। और साथ ही साथ स्मॉल कैप स्पेस में उनको लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छे अपसाइड खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अनूप इंजीनियरिंग के अंदर करीब 3568 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर भी दाव लगा सकते हैं। तो इन 6 स्टॉक आइडियाज के साथ फिलहाल अब वीकली टॉपिक्स को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। नमस्कार। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the disclaimer documents carefully. The above data is from our research report coverage.